हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज मेहताब। तो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फोर्थ पार्ट की तरफ आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करें तो हम ह्यूमंस वाला पढ़ेंगे। तो अगर आपने पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको प्लीज आई बटन पे क्लिक करके पहले वो देख लें, ताकि आपको पूरा एक सीक्वेंस में समझ में आ सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब मैंने आपको प्लांट यानी थर्ड पार्ट में जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि इसको पढ़ने के लिए हमें फेजेस में पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन से पहले का क्या फेज है, फर्टिलाइजेशन का क्या फेज है और उसके बाद का क्या फेज होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैंने आपको उस वीडियो में डिस्कस करके समझा दिया है। तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें। ह्यूमंस में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जो पहला फेज आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से मेल और फीमेल बॉडी जो है अपने आप को किस चेंजेस में लेके जाती है ताकि एक मेल और एक फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो सके। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल में जो फिजिकल और जो बिहेवियरल चेंज आता है वो आता है उनमें मौजूद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो मेल में जो भी चेंज आएगा फिजिकल या फिर जो साइकोलॉजिकल चेंज जो भी आएगा जैसे कि होता है, तो इस एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस या फिर टीनेज बोला जाता है। टीनेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि 13 to 19 होता है, तो टीन इधर भी है टीन इधर भी, तो टीन एज बोला जाता है। तो टीन एज वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक मेल और एक फीमेल की बॉडी बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाती है ताकि दोनों ही कैपेबल हो सके रिप्रोडक्शन करने के लिए। और रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी कब होती है? जब एक मेल स्पर्म की फॉर्मेशन होने लगे और एक फीमेल में एग की फॉर्मेशन होने लग जाए। पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम कुछ और भी इसके एस्पेक्ट को समझेंगे। तो यानी मेल में चेंजेस आएंगे जैसे कि बियर्ड का आना, प्यूबिक हेयर का आना, ठीक है, वॉइस भारी हो जाना। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। फीमेल्स में जो चेंज आते हैं जैसे उनकी वॉइस बहुत ज्यादा पतली होती है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है क्योंकि हम मैमल्स हैं और मैमल्स स्तनधारी होते हैं ताकि वो अपने बच्चे की केयर कर सकें। तो बच्चे का स्तनपान कराने के लिए क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है और भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के चेंजेस जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के साथ साथ जो फॉर्मेशन ऑफ एग होता है या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म भी होता है, ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। अब हम आगे चल के थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं, मेल के और फीमेल के दोनों को। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हम देख सकते हैं कि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, ठीक है, स्पर्म डक्ट है और पीनस है। सिस्टम कोई सा भी हो, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, एक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना उसमें ऑर्गन्स होते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए कुछ उसके साथ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि सेमाइनल वेसिकल, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो सेमाइनल वेसिकल है, ये सब ग्लैंड जो है ये हेल्प करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। तो आपके 10th के हिसाब से आपको ये समझना है कि पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो अगर हम बात करें सब फंक्शंस की तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है टेस्टिस। टेस्टिस में 2 चीजें हैं, पहला कि यहीं पर स्पर्म फॉर्मेशन होगी और यहीं से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनेगा, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को दिखाता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में भी हेल्प करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा तो प्रॉपर रूप से स्पर्मेटोजेनेसिस बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। ये तो हो गया मेल पार्ट। फीमेल पार्ट भी इसी तरह से 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है जहां एग की फॉर्मेशन होती है, फिर एक पाथ होता है जिसको हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, यहीं पर ही आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। उसके बाद यूट्रस है जहां पर डेवलपमेंट होता है बेबी का, उसके बाद फिर सर्विक्स है, फिर वेजाइना है। तो ये तो पार्ट हो गया फीमेल का। फीमेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ओवरी। ओवरी में ही फीमेल हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं वो बनता है और वही हेल्प करता है oogenesis के लिए। oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम एग जो हम उसको बोलते हैं। तो मेल में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिस जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, फीमेल में oogenesis और एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए जो प्लेस है उसको हम ओवरी बोलते हैं। तो ये तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट की। फर्टिलाइजेशन इवेंट के में क्या होगा कि मेल और फीमेल
इंटरकोर्स करेंगे जिससे स्पर्म का ट्रांसफर होगा, ठीक है, और स्पर्म क्या होगा यूट्रस से होते हुए कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में, जहां पर वो फ्यूज होगा फीमेल गैमेट एग के साथ और एक जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, यही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। फ्रॉग्स में हमने देखा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है वो धीरे धीरे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक सेल से दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, 16, फिर 32, 32, 16 से 32 वाले स्टेज पे क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट हम उसको बोलते हैं, तो वो जो है वो आके यूट्रस के साथ अटैच हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो फिर जो 16 या 32 लेवल का जो सेलुलर लेवल का जो जाइगोट है, जब वो अटैच हो जाता है यूट्रस के साथ, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। यही इम्प्लांटेशन किसकी मदद से होता है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को जोड़ के रखता है यूट्रस के साथ, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे वो वेस्ट का हो, मदर से जो भी न्यूट्रिशन जाएगा या बेबी से जो भी वेस्ट जाएगा, सभी का एक कॉमन पैथ होगा जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि पूरी तरह से डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो वो जो बेबी जो होता है वो पूरा डायरेक्ट प्लेसेंटा से नहीं जुड़ा होता, वो जुड़ा होता है एम्बिलिकल कॉर्ड से, जो कि एक कॉमन पैसेज होता है प्लेसेंटा और बेबी के बीच का। तो हम कह सकते हैं कि माँ और बच्चे के बीच का जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड से होता है। फिर उसके बाद एक पूरा 9 मंथ का प्रोसेस होता है, जिसमें एक जाइगोट या फिर एक ब्लास्टिस जो है वो धीरे धीरे डेवलप होते होते ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होते हुए, आईज पूरी तरह से बनते हुए एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। और 9 मंथ बाद क्या होता है, पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी होती है और एक नए जीवन का जन्म होता है। तो ये तब होता है जब फर्टिलाइजेशन अकर हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उसके बाद फिर डिलीवरी है, जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ह्यूमंस में 9th मंथ का पीरियड होता है, उससे कम में भी होता है, ठीक है। पर एक केस आता है तब कि जब फर्टिलाइजेशन ना हो। जैसे देखिए इंटरकोर्स तो तब होगा जब मैरिज होगी, ठीक है। तो जब मैरिज के बाद जब इंटरकोर्स होगा या फिर जो भी इंटरकोर्स होगा, तो वो सक्सेसफुल एग, तो क्या होता है कि हर महीने एक एग रिलीज होगा। जब कोई भी फीमेल में क्या होगा कि जब वो फुली मैच्योर हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो हर महीने क्या होता है, एग रिलीज होता है। एग रिलीज हुआ पर क्या होगा, इस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। पर यूट्रस जो है, यूट्रस हर महीने अपने आप को रेडी करती है, तैयार करती है कि भाई एक फर्टिलाइज एग उसकी तरफ आएगा जो कि उसकी वॉल से जुड़ेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने आप को एक्स्ट्रा सेलुलर मास जो होता है उसका एक लेयर बना लेती है, थोड़ा स्पॉन्जी कर लेती है खुद को, ताकि इम्प्लांटेशन में दिक्कत ना, यानी वो अपने आप को रेडी कर लेती है एक फर्टिलाइज एग के आने के लिए। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, एग फर्टिलाइज होता ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि बॉडी को उस एक्स्ट्रा सेलुलर मास की आवश्यकता नहीं होती, वो वेस्ट है उसके लिए, ठीक है। जो चीज बॉडी के लिए वेस्ट होती है, बॉडी उस पर ध्यान नहीं देता, उसको लूज कर देता है। जैसे अगर आप जिम जाते रहे तो आप मसल गेन करेंगे, जब आप छोड़ देंगे तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं है, उतनी ज्यादा मसल की जरूरत ही नहीं है, तो बॉडी उस पर ज्यादा मेहनत करेगी नहीं, तो धीरे धीरे वो भी लॉस हो जाता है। सेम चीज यहाँ पर भी होता है कि जो यूट्रस को तैयार किया जाता है फर्टिलाइज एग मिलने के लिए, और फर्टिलाइज एग ना मिले तो उसका कोई जरूरत नहीं है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्रेक होने लगता है। ब्लड वेसल्स, सेलुलर मास क्या होता है, टूटने लगता है। तो वही टूटा हुआ ब्लड वेसल्स और जो ब्लड के रूप में जो म्यूकस है वो विजाइना से बाहर आने लगता है। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, या एक पूरी कंप्लीट साइकिल होती है ये, कि जो मेंस्ट्रुएशन में ब्लड का जो फ्लो होगा या फिर जो भी म्यूकस निकल रहा होगा वो 3 से 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन तक होता है। उसके बाद फर्स्ट डे आता है। फर्स्ट डे फिर से क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट चलेगी, एग रिलीज होगा, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर से ब्रेकडाउन शुरू होगा, फिर ब्रेकडाउन की वजह से फिर से फ्लो होगा। तो ये कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। 28 दिन 26 दिन के बाद ये फिर से साइकिल शुरू होती है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल बाद फिर से ये शुरू हो जाती है। तो जो पहला मेंस्ट्रुअल होता है उसको हम बोलते हैं मेनाक, और जो लास्ट वाला होता है जब नहीं होता उसको हम बोलते हैं मेनापॉज। और मेनापॉज कब होता है कि जब फीमेल, एक तो ये फिक्स समझ लीजिए आप कि फीमेल की बॉडी में जो एग है वो फिक्स नंबर में होते हैं, पर मेल की बॉडी में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, तो वो चलता रहता है। फीमेल जब खुद अपने मदर के वॉम्ब में थी तो ही उनके में एग फिक्स अमाउंट में बन जाते हैं, उसके बाद कोई भी एग नहीं बनता है। लाइफ के इतने लंबे समय में धीरे धीरे कितने तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं।
तो 40 to 45 ईयर्स की एज तक आते आते क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में एक भी एग नहीं बचता। जब एग नहीं बचेगा तो फिर एग रिलीज नहीं होगा, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तब स्टॉप हो जाती है जब फीमेल अपने 45 एज तक पहुंच जाती है। तो यहां तो हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन बॉडी में जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने पढ़ लिया कि मेल और फीमेल की बॉडी खुद को डेवलप करेगी, फिर दे इंटरकोर्स, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने समझ लिया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होगा उसको हमने समझा कि 9th मंथ का जो डेवलपिंग पीरियड, इसमें प्लेसेंटा किस तरह से हेल्प करता है एक वॉम्ब में पल रहे बच्चे को। और फिर अगर तब क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन ना हो, तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लिया। तो ये थी आज की वीडियो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी इस सीरीज की, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।